बताते हैं कि किसी चीज क्या कहाँ होगी। देखिए मैं इसकी बता रहा हूँ डायमेंशन, ये होगा सुपीरियर, यहाँ पे होगा इंफीरियर। ओके, मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सुपीरियर होगा, यहाँ पे इंफीरियर कहाँ होगी। देखिए मैं इसकी बता रहा हूँ डायमेंशन, क्या हो गया आर। अब देखिए इसकी जो भी हमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके एनाटॉमिकल पोजीशन बताते हैं अपना माइक म्यूट करा। डायमेंशन ये होगा सुपीरियर, आपने सब स्टेज है ना, इसलिए आप प्रिपेयर कर रही हैं, म्यूट करके प्रिपेयर कर लें। ठीक है बच्चों, इसमें आपने रैक के अंदर ये डालते हैं आप डिफरेंट सॉल्यूशंस और फिर ब्लड डालते हैं और वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कलर क्या चेंज आता है। अगर आपका सुपरनेटेंट जो है बिल्कुल क्लियर होता है, इट मींस कि देयर इज नो हेमोलिसिस। तो हेमोलिसिस कहाँ पे स्टार्ट होती है? हेमोलिसिस स्टार्ट एट 0.5%। ठीक है, 4 पे भी हो सकती है, 4-6 पे भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली इट स्टार्ट्स एट 0.5% saline solution। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट at 0.35% saline solution। ठीक है, उसके बाद वाली जो फर्दर कॉन्सेंट्रेशन होंगी उसमें भी सारे आपकी हेमोलिसिस हुआ होगा आरबीसी का और सारा कलर आपका रेड होगा। ठीक है, लेकिन जो 0.45 से पहले वाला है उसमें आपका सुपरनेटेंट जो है वो क्लियर होगा और देयर इज विल बी नो हेमोलिसिस एट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे 0.45 से लेके 0.36% तक 35% तक आपकी हेमोलिसिस होगी, उसके बाद भी हेमोलिसिस होती रहेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिकॉशन? You will label the concentration of sodium chloride on each test tube before performing the practical, and equal amount of blood should be added in each test tube। अगर आप ब्लड कुछ में एक ड्रॉप की बजाय दो ड्रॉप्स डाल देते हैं तो तब भी आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। And examine each tube separately in the proper light। ठीक है, आप हेमोलिसिस कैसे चेक करते हैं? लाइट के अंदर उस ट्यूब को रख के देखते हैं कि हेमोलिसिस हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। There should not be any admixture of fluid in the different tubes। एक टेस्ट ट्यूब से निकाल के आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेशन नहीं डालनी, सिर्फ आपने ब्लड डालना है एक एक ड्रॉप और हर एक की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, so what is the clinical significance of this practical? There are certain factors that are going to increase the osmotic fragility of RBCs, and there are certain factors that are going to decrease the osmotic fragility। The factor जिस पे osmotic fragility depend करती है, there are two। Number one is cell membrane permeability। If the RBCs are membrane is more permeable to the fluid, then there will be more osmotic fragility। And if there is surface to volume ratio is decreased, then there will be more osmotic fragility। ठीक है, किस कंडीशन में आपकी surface to volume ratio decrease हो जाती है? In hereditary spherocytosis। What is happened that RBCs are going to become spherical in shape। ठीक है, तो उनका surface area कम हो जाता है as compared to their volume, so they becomes, in this condition they becomes more fragile। When they become more fragile, then after placing in the hypotonic solution, then they are going to burst very easily। ठीक है, 0.45% से भी पहले उनकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। While in condition in which the increased surface to volume ratio is going to occur, cells जिनमें आपके बहुत स्मॉलर साइज होते हैं, माइक्रोसाइट्स होते हैं, लाइक इन थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें क्या होता है कि आपका हेमोलिसिस इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, आपकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ठीक है, लेस cells become less fragile and the osmotic fragility is going to decrease। ठीक है, तो इसलिए हम osmotic fragility परफॉर्म करते हैं to have the know the factors that are going to increase or decrease। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके फैक्टर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। increasing the osmotic fragility, it can be physiological factor like newborns। newborns में क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि RBCs उनके बहुत ज्यादा होते हैं और they are going to become fragile because their fetal hemoglobin is going to replace with the adult hemoglobin। ठीक है, तो cells with the fetal hemoglobin they are more fragile as compared to the cells with the adult hemoglobin।
ठीक है, तो उनकी ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी ज्यादा होती है। ये वाइवा क्वेश्चन है, प्रॉफ में पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर दैट आर इंक्रीजिंग दी ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी। फिर आपका वीनस ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है कि आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिस सेल्स में होती हैं, दे आर लेस फ्रेजाइल एज कंपेयर टू द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो वीनस ब्लड कंटेन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, so they are more fragile. Then the stored blood, जो आपका ब्लड बैंक्स में स्टोर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि आरबीसीज दे बिकम फ्रेजाइल बिकॉज स्टोरेज के अंदर आपका टेम्परेचर जो है वो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, और दूसरा ये होता है कि स्टोर्ड के अंदर आपका जो सेलुलर एंजाइम्स होते हैं आरबीसीज के वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं एंड द सेल्स बिकम मोर फ्रेजाइल। ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज इट इज अ मिस्टेक, बेसिकली डिक्रीजिंग टेम्परेचर causing the RBCs to become more fragile। ठीक है, इसको आप ठीक कर लें। Then pathological conditions हैं हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है और सेल्स बिकम स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो स्फेरिकल इन शेप होने की वजह से क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम and they become more fragile and they are going to burst easily. Then acquired spherocytosis, like in certain autoimmune diseases, what is going to happen? The RBCs, they become spherical in shape like that of hereditary spherocytosis. They burst easily and they are going to become more fragile and burst easily when placed in hypotonic solution. Then is snake poisoning. What is going to happen? Snake poisoning release an enzyme which is known as phosphatidase enzyme. Phosphatidase enzyme. This enzyme is going to cause RBCs to become rupture. ठीक है? So these are the condition in which RBCs are osmotic fragility is increased. Then the factor that decrease the osmotic fragility is sickle cell anemia, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि आपका सरफेस एरिया इज मोर एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो जिस कंडीशन में सरफेस एरिया इज मोर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, दे आर लेस फ्रेजाइल और उसमें आपकी कम होती है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ये कर्व्स शो करती हैं। These are the normal saline solution है और ये आपका हेमोलिसिस है। ठीक है, आपका जो नॉर्मल हेमोलिसिस है वो स्टार्ट होता है 0.45 के दरमियान। ये आपकी जो सेकंड जो दरमियान वाली कर्व्स हैं, दे आर द नॉर्मल रेंज। ठीक है, उसमें आपका क्या होता है कि हेमोलिसिस जो है वो आपका 0.45% पे स्टार्ट होता है और 0.345 पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आपका नॉर्मल वाला शो किया जहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस में क्या होता है कि इट स्टार्ट अर्लियर। ठीक है, अभी आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक नहीं किए, तब भी आपकी हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस में हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो आपका सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया है उनमें क्या होता है कि हेमोलिसिस इज स्टार्टिंग एट अ लेटर स्टेज एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइट। ठीक है, 4-5 से भी कम जाके आपका हेमोलिसिस स्टार्ट होता है बिकॉज इन दीज टू कंडीशन द सेल्स आर गोइंग टू बिकम लेस फ्रेजाइल एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रैक्टिकल था। अब आपकी क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हेमोलिसिस इन दिस कंडीशन, क्यों हेमोलिसिस होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सपोज करते हैं आरबीसीज को, सो इसलिए। Good. When the RBCs are exposed to hypotonic solution, what is going to happen? The fluid from the extracellular fluid move into the cell because the cell concentration is more as compared to the solution. ठीक है, तो जब वो fluid move करते हैं, swell, RBCs are going to swell and ultimately they are going to burst. What is the role of osmotic fragility test in clinical medicine? जी आमना, आप बताओ। आमना है तो मैं आई। आमना मसूद, दिया,